नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ लोग होते हैं कि दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खुद ठोकर खाकर समझते हैं, कुछ लोग होते हैं कि इन दोनों से समझने को तैयार नहीं होते। तो उद्धव ठाकरे ऐसे नेता हैं जो न दूसरे के अनुभव से सीखना चाहते हैं और न ही खुद ठोकर खाकर समझना चाहते हैं। अब आप देखिए, इस समय जो महाराष्ट्र का जो संकट है वो दरअसल संकट का केंद्र बिंदु अगर कोई है तो उद्धव ठाकरे हैं। उनकी सोच है, उनकी राजनीति है, उनकी राजनीतिक समझ है। उनकी सबसे बड़ी समस्या मेरी नज़र में ये है कि शिवसेना क्या है और क्यों है इसका ही भी एहसास नहीं है। तो आप किसी रोग का इलाज तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि रोग है क्या। तो पहले तो डायग्नोसिस ज़रूरी है। अगर डायग्नोसिस के बिना आप इलाज के बारे में सोच रहे हैं तो पक्का मानिए कि इलाज गलत होगा। वही उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अब आप देखिए, 1966 में शिवसेना का गठन हुआ। शिवसेना की जो शुरुआत हुई वो मुंबई में उस समय जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट थे शेट्टीज़ के, उनके खिलाफ आंदोलन से, जिसको कहा गया मद्रासी भगाओ आंदोलन। मद्रासियों के खिलाफ यानी दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ, वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद लगा कि अब ये सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है, इस विरोध से पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो फिर मराठी मानुष आ गया कि मराठी अस्मिता की बात करेंगे, मराठों की बात करेंगे, मराठी संस्कृति की बात करेंगे, मराठी भाषा की बात करेंगे। उसकी रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए शिवसेना उसके लिए तैयार है। लेकिन फिर आया वीपी सिंह का अपनी राजनीति के हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक, वो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद शिवसेना के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि जातीय राजनीति में शिवसेना कहीं टिकने वाली नहीं थी। तो शिवसेना ने मजबूरी में चुना हिंदुत्व का रास्ता, और उसके बाद उसने हिंदुत्व के रास्ते को छोड़ा नहीं जब तक बाल ठाकरे जिंदा थे। हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर उसको पहली बार सत्ता मिली 1995 में। लेकिन हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर और किसके विरोध में? शरद पवार 1995 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उनको हराकर, उनके खिलाफ लड़के शिवसेना और बीजेपी पहली बार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ हुई। उद्धव ठाकरे इस बेसिक बात को, ये जो मौलिक बात है, इसको भूल गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि शिवसेना को यहाँ तक पहुँचाने में शरद पवार के विरोध की बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका को उन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। समस्या की जड़ वही है। ये जो बीज उन्होंने डाला सेकुलरिज्म का अपनी पार्टी में, जो उसका मूल स्वभाव नहीं है। शिवसेना सेकुलर नहीं हो सकती। शिवसेना सेकुलर हो जाएगी तो वो शिवसेना रह नहीं जाएगी। इस बात को उद्धव ठाकरे नहीं समझे, एकनाथ शिंदे ने समझ लिया। एकनाथ शिंदे को ये समझ में आ गया कि हिंदुत्व ही वो मजबूत आधार है जिस पर शिवसेना को बचाकर और बनाकर रखा जा सकता है। इसलिए आप देखिए, सबसे पहली बात जो एकनाथ शिंदे ने कही कि पार्टी हिंदुत्व से भटक गई थी, हिंदुत्व के रास्ते से, जो बाल ठाकरे का हिंदुत्व था उससे भटक गई। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। क्या आज कोई शिव सैनिक उद्धव ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कह सकता है? कहने की सोच भी सकता है? जिसके शासन में पाल घर में साधुओं की, निहत्थे साधुओं की हत्या हो जाती हो पुलिस की निगरानी में, जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370-35A को हटाने का विरोध करता हो, जो नेहरू गांधी परिवार की प्रशंसा करता हो, जो मोदी को और बीजेपी को अपना दुश्मन मानता हो। देश में हिंदुत्ववादी पार्टी कहें तो दो ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना। तो बीजेपी को उन्होंने समस्या और मोदी को समस्या मान लिया, और समाधान किसको माना? शरद पवार को। तो जो मैं शुरू में डायग्नोसिस की बात कर रहा था, रोग के निदान की बात कर रहा था, वो देखिए उद्धव ठाकरे ने किस तरह से किया है। जो समस्या है उसको समाधान मान लिया, जो समाधान है उसको समस्या मान लिया। और इस बात को जैसे ही ये अलायंस हुआ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का, शिवसेना का जो आम समर्थक वोटर है उसको समझ में आ गया कि रास्ता गड़बड़ हो गया है।
ये रास्ता जो है शिवसेना का नहीं हो सकता है। 2019 के चुनाव में, लोकसभा और फिर विधानसभा के चुनाव में, शिवसेना के जितने उम्मीदवार थे सब मोदी का पोस्टर लगाकर मोदी के नाम पर वोट लेकर चुनकर आए हैं। ये विधायकों को पता है और उनको पता है कि जिस गठबंधन में वो हैं, अगले चुनाव में यानी 2024 में वो बिना मोदी के फोटो के, बिना मोदी के नाम के अपने चुनाव क्षेत्र से जीतकर नहीं आने वाले हैं। किसके नाम पर वोट मांगेंगे? शरद पवार के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर? शिवसेना का वोटर वोट देगा क्या? ये साधारण सी बात उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आई। वो इस बात से बिल्कुल गदगदायमान थे, बिल्कुल प्रसन्न थे कि शरद पवार ने मदद की उनको मुख्यमंत्री बनने में। जो बीजेपी ने नहीं दिया वो शरद पवार ने उनको दे दिया, इसलिए शरद पवार के 7 खून माफ़। तो शरद पवार तो ऐसे हैं कि एक खून माफ़ ना हो तो भी 100 खून करने को तैयार। खून से मेरा मतलब मर्डर से नहीं है, वो शारीरिक मर्डर को, उसको भौतिक उसमें न लीजिएगा। ये राजनीति की बात हो रही है, राजनीतिक मुहावरों में बात हो रही है। तो शरद पवार को मालूम है कि अगर आप उनको उंगली पकड़ाएंगे तो वो आपके गले तक पहुंच जाएंगे, और उद्धव ठाकरे के गले तक पहुंच गए। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया और सरकार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। तो सरकार दरअसल ये उद्धव ठाकरे शिवसेना की नहीं, ये सरकार है शरद पवार की। और ये जो सरकार जा रही है वो जा भी रही है शरद पवार की। इसलिए शरद पवार का चेहरा देखिए आजकल, उनकी बातें सुनिए आजकल, तो आपको पता लगेगा कि उद्धव ठाकरे से बड़ा झटका शरद पवार को लगा है। उद्धव ठाकरे को तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किया क्या है और उसका नतीजा आगे चलकर होने वाला क्या है। उद्धव ठाकरे ने अगर अपने पिता की राजनीति का बारीकी से अध्ययन किया होता तो उनको एक बात समझ में आती कि बाल ठाकरे ने हमेशा अपने शिव सैनिकों की राजनीति और विचारधारा इसमें एक तादात्म्य बनाकर रखा, वो कॉम्पेटेबिलिटी बनाकर रखी कि दोनों जो है समरस हों। उद्धव ठाकरे ने उस समरसता को तोड़ दिया। कोई भी पार्टी, आप कोई सवाल उठा सकता है कि क्या किसी पार्टी को बदलने का अधिकार नहीं है, अपनी विचारधारा में संशोधन का, बदलाव का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो मूल इंग्रेडिएंट है वो क्या है, मूल तत्व क्या है, बदलने से पहले कि ये बदलेगा तो क्या स्वरूप लेगा। तो ये बदला उन्होंने, तो उसने स्वरूप लिया एकनाथ शिंदे का। 40 विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं, 56 जीत कर आए थे। आज जो स्थिति है उद्धव ठाकरे की कि उनके अपने चुने हुए विधायक उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और वो कभी कह रहे हैं कि आओ मुख्यमंत्री बना देता हूँ, कभी कह रहे हैं आओ शिवसेना प्रमुख बना देता हूँ, तो कभी धमकी देते हैं, कभी सदस्यता रद्द करने की बात करते हैं, कभी जो बागी विधायक है उनके घर पर और दफ्तर पर हमले की बात होती है। तो सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जब कंगना रनौत का घर तोड़ा गया उस समय संजय राउत बहुत खुश थे, उद्धव ठाकरे के आसपास की कोटरी बहुत खुश थी। जो सेकुलर ब्रिगेड जो है इस सरकार का समर्थन कर रही थी, सरकार को की रोज़ प्रशंसा कर रही थी, उद्धव ठाकरे को देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही थी, वो खुश थे। लेकिन आम शिव सैनिक को समझ में आ रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। हनुमान चालीसा के मुद्दे पर जिस तरह का व्यवहार इस सरकार ने किया, हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, ये शिवसेना की सरकार में हो, ये बड़े अचंभे की बात है, बड़ी अप्रत्याशित बात थी। सही गलत की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ शिवसेना की सरकार, शिवसेना का मुख्यमंत्री हो और ऐसा हो, ये कैसे संभव है। और इसको उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया कि उनका कैडर इसको स्वीकार नहीं करेगा। और कैडर बेस्ड पार्टी में जिस दिन कैडर नेता का साथ छोड़ देता है, नेता बहुत बड़ा ज़ीरो बन जाता है। ये आप देख लीजिए सीपीएम में, सीपीआई में और बीजेपी में। उसके अलावा शिवसेना ही कैडर बेस्ड पार्टी है। कल्याण सिंह जैसा कद्दावर नेता, जो एक समय लग रहा था कि भविष्य का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी हो सकता है, ज़ीरो हो गए जैसे ही कैडर ने साथ छोड़ा। और तमाम उदाहरण हैं, उनका जिक्र कई बार कर चुका हूँ इसलिए दोहराऊंगा नहीं।
तो ये बात उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रही है। अब आप देखिए ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, क्यों? पहले जिला अध्यक्षों की और तहसील अध्यक्षों की बैठक की शुक्रवार को, शनिवार को कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस सब में क्या बोल रहे हैं? ये बाला साहब की पार्टी है। भाई बाला साहब को तो आप ही ने छोड़ दिया। एकनाथ शिंदे तो बाला साहब को ही पकड़ के चल रहे हैं, छोड़ा तो आपने बाला साहब को। क्या उद्धव ठाकरे अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में शिवसेना को शामिल होने देते? कभी नहीं हो सकता था। ये जो बातें होती है ना कि शरद पवार और बाल ठाकरे में बड़ी दोस्ती थी, ये सब ऊपर की बातें हैं। शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की राजनीति महाराष्ट्र में शरद पवार के विरोध पर खड़ी थी। वैचारिक मुद्दे कुछ भी हों, जो व्यवहारिक राजनीति है उसमें शरद पवार के विरोध पर ही वो राजनीति खड़ी थी। उन्हीं शरद पवार की गोद में जाकर उद्धव ठाकरे बैठ गए। उनको जब एमवीए बन रहा था तो उद्धव ठाकरे को समझाया गया कि दरअसल बीजेपी और मोदी प्रॉब्लम है और शरद पवार सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के साथ गए, नतीजा सामने है कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो अभी तो सरकार जा रही है, पार्टी बचेगी कि नहीं इसके बारे में कोई दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एकनाथ शिंदे केवल बगावत करके 2/3 विधायकों को लेकर और उनको बीजेपी में मर्ज कराने का खेल नहीं खेल रहे हैं। इसीलिए आप देखिए बीजेपी चुपचाप बाहर से तमाशा देख रही है। उसकी वजह है कि बीजेपी को मालूम है कि ये लोग जो है इनका बीजेपी में विलय नहीं होने जा रहा है, ये शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं। ये दावा करने वाले हैं कि हम ही असली शिवसेना हैं, जो कि वो कर भी रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनकर इतने खुश हो गए, ऐसी दुनिया में रहने लगे कि वो अपनी पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कट गए। अब आप बताइए कि शिवसेना का मुख्यमंत्री हो और उस सरकार का ऑफिशियल स्पोक्समैन बन जाए नवाब मलिक, जो दाऊद गैंग से मिला हुआ है, दाऊद गैंग के लिए जो काम करता है, वो व्यक्ति उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख की सरकार का मुख्य प्रवक्ता बन जाए। ये बात उद्धव ठाकरे को इसमें कुछ भी अचरज भरा नहीं नज़र आया, कुछ भी जो है अनयूजुअल नहीं दिखा, लेकिन शिवसैनिकों को दिख रहा था। 2-3 छोटी छोटी बातें और। एक, ये चलाया जा रहा है कि ईडी के डर से ये लोग गए हैं। इससे बड़ी बेबुनियाद बात नहीं हो सकती है। जो विधायक गए हैं उनमें से ज़्यादा ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जिनका ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब से कोई लेना देना नहीं है। 2-4 लोग हो सकते हैं जो हो सकता है ईडी से डर रहे हों, लेकिन इसमें जो अधिकांश हैं वो ऐसी पृष्ठभूमि से हैं, उनमें से बहुत से लोगों को ईडी, सीबीआई, आईटी का जो है नाम भी नहीं मालूम होगा, फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा। एक बात। दूसरी, 16 विधायकों के खिलाफ उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर से नोटिस जारी करने को कहा गया, शायद नोटिस जारी भी हो गया। अब इसके संवैधानिक पक्ष को समझ लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि डिप्टी स्पीकर किसी सदस्य की सदस्यता के बारे में फैसला नहीं कर सकता, इसका अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास है। एक बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सब संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इस पर जोर दिया गया है, रीइटरेट किया गया है। दूसरा जजमेंट है कि एक बार अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आ जाता है तो उसके बाद फिर वो और किसी विषय पर विचार नहीं कर सकता जब तक उस नोटिस का निपटारा ना हो जाए, उसका फैसला ना हो जाए। तो 2 निर्दलीय विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। तो अब डिप्टी स्पीकर के पास अधिकार होता तो भी वो नोटिस देने या सदस्यता रद्द करने, बहाल करने का काम नहीं कर सकते जब तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में आए और गिर न जाए। तो मामला केवल क्या हो रहा है, इसको थोड़ा और खींचने का, कि उद्धव ठाकरे के पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। वो फिर से जाकर जो समस्या था या है जो समस्या, शरद पवार उन्हीं की गोद में बैठ गए हैं कि हमको इसका हल बताइए। शरद पवार कह रहे हैं कि चिंता मत करो, सरकार जाएगी नहीं,
लेकिन सरकार बचेगी कैसे हुजूर, ये तो बताइए। सरकार को बचाने के लिए संख्या चाहिए, आपका आश्वासन नहीं चाहिए। आप कितने साल से राजनीति में हैं ये नहीं चाहिए, आपने कितनी सरकारें बनाई गिराई ये भी नहीं चाहिए। बात यह है कि संख्या कितनी है विधायकों की आपके साथ। आप अल्पमत में हैं तो सरकार के बचने का कोई सवाल नहीं है, जब तक कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं उनमें बगावत हो जाए, बगावत में बगावत हो जाए, जिसकी संभावना फ़िलहाल तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो उनका सारा ध्यान सरकार से ज़्यादा एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे इस मामले में एक ही रास्ते पर हैं। दोनों एक पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश में है, दूसरा पार्टी को बचाने की कोशिश में है। बचेगी कि जाएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले सरकार का फैसला होगा, पार्टी का फैसला उसके बाद में होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।